चल ले आ किताब दे भैया फटाफट। एग्जाम बस लगा दिए जाए किताब दो। कल जिसमें चलो कल जो बताए थे वही रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 9 3 हो चुका है। 8 9 और 12 8 9 12 14 जो कल बताए थे बस वही है और कोई नहीं। आज एक्स्ट्रा कोई ही नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ पहले से 8 9 12 8 9 12 14 था हमारे पास 15 16 और 17 इतने सवाल थे। तो पहले इनको देखते हैं और इसने अनूप ने लगा दिया होगा ऑब्जेक्टिव तो उनका डिस्कशन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इतने पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था, रिपीट कर देना लेक्चर। करे एल लंबाई की छड़, कितनी छड़ है हम सोचते इसको लाइव लगाएं वीडियो ना बनाएं। चलो अच्छा बने एल लंबाई की एक छड़। छड़ कितनी लंबी है? एल लंबी है। एल लंबाई की एक छड़। इस कॉर्नर पर एक द्रव्यमान M1 बैठा है, दूसरे कॉर्नर पर एक द्रव्यमान और प्रश्न आया है अक्ष कहां से गुजरे। अक्ष मुझे पता नहीं है अक्ष कहां से गुजरे तो मैंने कह दिया यहां से गुजरे। अब ये यहां नहीं पता है तो दूरी को हम क्या मानेंगे? तो ये दूरी अपने आप क्या हो जाएगी कि ये लंबाई की रॉड थी, कोने पर M1 M2 बैठे तो कह रहे किया गया कार्य न्यूनतम हो। किया गया और आपको तो मैं बहुत पहले बताता हूँ कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही। तो कुल मिला के इस पूरे निकाय की घूर्णन गति ऊर्जा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली जाए तो मेरा वर्क डन निकल आएगा। और घूर्णन गति ऊर्जा का एक ही सूत्र होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई, इसमें आई में दो मामले हैं, एक M1 है एक M2 है। तो आई के लिए M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2। भाई ये डिस्क रिंग गोला तो कुछ है नहीं है, ये पॉइंट मास है और रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंसेस हैं। तो जो थ्योरम बताई गई उसी के साथ चलो। हाफ I1 की जगह M1 इंटू एक्स स्क्वायर और ये ओमेगा से गुणन कर रहा है तो पहले वाले का गति ऊर्जा निकल गया और दूसरे वाले पर लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया M2 हो जाएगा और L माइनस एक्स का इंटू ओमेगा स्क्वायर। वही तो ओमेगा से घूम रहा है। तो पूरे निकाय की जो घूर्णन गति ऊर्जा होगी वो यही होनी चाहिए हाफ आई ओमेगा। तो इसमें I1 और I2 का मामला तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा। तो ओमेगा दोनों का सेम होता है। अब हमने कहा इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा करना है। यस ये एक नई चीज है हमारे लिए, हमने अभी तक इसको कभी नोटिफाई नहीं किया, हमने भी इसको अभी तक पढ़ा नहीं। जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो मैथमेटिक्स में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, कैसे कहे कुछ भी बहुत मिलेगा, पूरा चैप्टर ही है क्लास 12th में, ऐसे कुछ मिलेगा तुम्हें। कहेगा इस फलन का उच्चिष्ट मान बताइए या निम्निष्ठ मान बताइए, मैक्सिमा बताइए या मिनिमा बताइए। अंग्रेजी में मैक्सिमा या मिनिमा, अधिकतम या न्यूनतम। तो आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं। जिस भी फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है, हमारी गणित और विज्ञान में केवल एक ही तरीका अब तक बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ, और कोई तरीका हमारी गणित विज्ञान में बनाया ही नहीं गया अब तक। तो जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसे एक बार डिफरेंशिएट। बोलो कर लिया? हाँ ये प्रोसीजर है। जब आप उसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो फिर उसे 0 के बराबर किया था, ये भी एक प्रोसीजर है। इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे जो भी आने वाला है। अब जनरली की यही आए, हमेशा कुछ भी आएगा। नियम है जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है उसे एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के x का मान निकाल लेते हैं। अब ये वेरिफिकेशन स्टेप होता है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं यानी d2x/dy2। इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन के बाद ये फलन जो d2y/dx2 है, दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, यही आएगा ना। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो मिनिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा यानी न्यूनतम, और अगर d2y/dx2 नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। बस और यहाँ कुछ और कहना नहीं। तो उसने कहा है ये अक्ष कहाँ से गुजरे, ये अक्ष कहाँ से गुजरे कि फलन हमारा न्यूनतम, कार्य किया गया कार्य न्यूनतम हो।
तो इसको कार्य को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो न्यूनतम निकालेंगे। तो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हाफ एज ए कांस्टेंट कॉमन है, m1 एज ए कांस्टेंट कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर एज ए कांस्टेंट कॉमन है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस हाफ m2 और ओमेगा स्क्वायर अगेन कॉमन है। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते, इसके बाद डिफरेंशिएशन करते तो बढ़िया रहता। यही है ना। जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 0, रियल स्क्वायर का, ये x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है ना, x स्क्वायर का कितना हो जाता, और जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाते तो -2l कॉमन आता, x का 1। बोलो ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आपके सामने ये फंक्शन आ जाता। हमने कहा जब किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा लिया जाता है तो पहली बार उसे क्या किया जाता है, जब उसे एक बार डिफरेंशिएट कर ले तो अगला स्टेप क्या होता है, इसे 0 के, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, किसको, dw/dx को 0 के। जब आप हमें से 0 के बराबर ले रहे होंगे तो कुछ कॉमन कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, इसका भी 2 कॉमन लेके काट दो। हाफ ओमेगा स्क्वायर तो हाफो हट गया, केवल ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, m2 यही तो। मुझे तो x चाहिए था, क्या चाहिए था, तो ये गया 0, ये गया 0, तो इसको पक्षांतर करके बाएं ले आते तो m2l बराबर x कॉमन m1 प्लस m2। जाओ आंसर चेक करो, बोला अक्ष कहाँ से जाए। तो एक चीज आप लोग समझते हैं कि हमारी जो मैथ्स और फिजिक्स होती है इसमें हर चीज कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। कुछ याद नहीं करना है कि याद करके जाना है, कॉन्सेप्ट है तो भारी से भारी सवाल को ऐसे ग्राउंड पर निकाल के छोड़िए। कॉन्सेप्ट बिना यहाँ कुछ भी नहीं। अब तुमको ये पता ही ना होता, अब तुमको ये सवाल कोई लगवाने लगे। अब बताओ 11 के बच्चे के सामने सवाल अचानक आ खड़ा हो तो वो अनट्रेन टीचर होगा तो उसको कैसे लगवाएगा, पहली बात तो खुद ही संघर्ष करता नजर आएगा। समझ रहे, मैथ का साथ उसके साथ भी नहीं तो भी इसी में बैठा दिखाई देगा यार क्या हो गया। तब तक सिंपल कंसेप्ट। ये अगले साल आपको मैथ में एक चैप्टर मिलेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, 8 नंबर का होता है करीब में, 8 नंबर मैथ्स में 8 नंबर का आता है बोर्ड में, मैक्सिमा एंड मिनिमा फिक्स क्वेश्चन होता है 8 नंबर। मतलब करना केवल यही होता है, जिस भी फलन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है हमें एक बार क्या करना चाहिए, फिर अगला स्टेप क्या करना चाहिए, 0 के, फिर 0 के बराबर करने के बाद x के मान अथवा मानों को ज्ञात कर लेना, फिर एक बार उसे दोबारा डिफरेंशिएट करना, उनको रख करके चेक कर लेना, उनको रख करके जैसे अब मान लो हो सकता है 3 घात का समीकरण होता तो यहाँ x स्क्वायर आता, और फिर जब और बार करते तो यहाँ x की घातें बची रहती नहीं बचे, फिर x का मान रख के चेक करते, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा। यही बस करने कितने 8 नंबर मिलते हैं, 1 मार्क्स। चाहे जैसा रहे, चाहे भिन्न का सवाल हो, चाहे लॉग हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हर तरह का सवाल मिलेगा ना आपको, लेकिन प्रोसीजर सबका एक होगा, प्रोसीजर सबका एक होगा। एक बार डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गए। 8 नंबर के बाद अगला सवाल हमारा आने वाला है 9। अब सरल सवाल, यही सबसे कठिन सवाल एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का सबसे कठिन सवाल ये, उसमें कुछ वो कोई सवाल करे। पहिया जिसका द्रव्यमान यम, मैंने कहा न्यूमेरिकल लगाना दुनिया का सबसे सरल काम होता है फिजिक्स में। क्यों, आप सवाल को पढ़िए, पढ़ने के बाद डेटा को लिखिए और जरूरत हो तो चित्र बना दीजिए, वैसे चित्र जरूरत ना भी हो तो बनाया करें। कहता है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पहिया, m बराबर 0.4 मीटर त्रिज्या की सड़क। पहिया है ना, पहिया पहिया तो ऐसे दिखता है, इसकी त्रिज्या बताई है, इसका द्रव्यमान बताया है, बिना फिसले 10 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा है ना 10 रेडियन पर सेकेंड। मात्रकों को ऐसे लिखिए, मजा आ जाएगी। घूर्णन अक्ष के प्रता जड़त्वाघूर्ण यहू दे दिए, तो कह रहा है पहिए की संपूर्ण गतिज ऊर्जा, पहिए की संपूर्ण गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत घूर्णन गति है।
कितने प्रतिशत? तो तुमको पता है पहिए की घूर्णन गति ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है और संपूर्ण ऊर्जा में दोनों आते हैं, एक हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई। करे पहिए की जो घूर्णन गति ऊर्जा है वो संपूर्ण गति ऊर्जा का कै परसेंट है? संपूर्ण गति ऊर्जा का। तो घूर्णन गति ऊर्जा का संपूर्ण गति ऊर्जा के साथ रिलेशन निकाले और परसेंटेज निकालने के क्या सब। बस अब सारा डेटा तुम्हारे पास उपलब्ध है बेटा, बैठा दो आंसर आ जाएगा। जैसे हाफ सबका कॉमन लेके उड़ा दो, मौका है, चौका मार दो। आई की वैल्यू 0.65 है, ओमेगा का स्क्वायर है तो 10 कर दे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो एक बार 100 ये कौन वाला आ गया है? वो परसेंटेज निकालने वाला है, ये परसेंटेज वाला है ना। 100 जब परसेंटेज जब भी चाहिए तो 100 से गुणा करते हैं। हाफ ये यम हो गया, यम की वैल्यू 5, वी नहीं पता तो वी बराबर आर ओमेगा होता है ना, वी बराबर आर और ओमेगा, तो वी कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 प्लस आई कितना इंटू 100। इसको जिस दिन आप हल करेंगे उस दिन आपको आंसर मिलेगा 44.8। 44.8। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, छोड़ देता हूं, सूत्र पर बैठाना है, आ जाएगा। कह रहा पृथ्वी अचानक सिकुड़ कर अपने आयतन का 1/64 रह जाए। अच्छा बताओ, अगर कोई चीज सिकुड़ करके अपने आयतन को घटाएगी तो त्रिज्या घटेगी। अच्छा 10 में हम लोग नहीं पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, अगर ये प्रारंभिक आयतन पृथ्वी एक गोला है, गोले का आयतन कितना होता है? कह रहा पृथ्वी घटकर अपने मूल आयतन का कितना रह जाए? 1/64। तो नेचुरल सी बात है उसकी त्रिज्या घट जाएगी। पहले त्रिज्या r थी, अब कितनी हो जाएगी? कह रहे अपने मूल आयतन का घट के कितनी रह जाएगा? 1/64। इसको उखाड़ के फेंक दो, बताओ r कितना हो गया? r' बराबर r/4। अरे r³ का घनमूल r और 64 का घनमूल 4, तो वही हो कहा एकदम से। तो कहता है दिन कितने दिन का रह जाएगा, दिन कितने घंटे का रह जाएगा। तो तुमको इस कैसेट में मैंने बताया था I1 ओमेगा 1 बराबर कंसेप्ट है। आई सबसे पहले हमारी पृथ्वी एक ठोस गोला होती है और ठोस गोले का जड़त्व गुण हाफ ओमेगा बराबर 2π/t। 2π/t बोले तो हमारी पृथ्वी अपने आंसर 24 घंटे में, हमें घंटे में आंसर चाहिए तो इसे मिनट और सेकंड बनाने की गुजारिश। मन करे तो बना ले, फिर सेकंड में आंसर आएगा, फिर बाद में घंटे में बदलोगे तो क्या फायदा है? बकलोली करने से फायदा नहीं होता है। तो पृथ्वी तो अभी भी गोला ही रह गई है, लेकिन करा द्रव्यमान ना बदले, द्रव्यमान आयतन 1/64 हो जाए, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? स्क्वायर करेंगे तो r/16। ओमेगा बराबर 2π/t। बोला दिन कितने घंटे का? 2/5 ये हमारे स्क्वायर उड़ गए, 2π उड़ गए, 16 को 24 से काटा 1.5 आ गया। लीजिए 1.5 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाएगी। कोचिंग से, हाँ घर से चलेंगे, कोचिंग आते आते शाम हो गई, अगला दिन है 2-3 घंटे पढ़ लिए, बोले 3 दिन बाद आए हैं, लौटते लौटते सवेरे, फिर शाम को चले तो सवेरा हो गया। यही तो होगा। आगे चलो, कह रहा दोनों सिरों पर खुला एक पतला खोखला सिलेंडर। हाँ देखिए, हमने ठोस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कराया था हाफ mr स्क्वायर, और अगर पतला सिलेंडर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के बराबर। याद रखिएगा, खोखला सिलेंडर होगा मतलब खोखला सिलेंडर रिंग होता है और ठोस सिलेंडर डिस्क होता है। ठोस सिलेंडर, हाँ सही बात भी है, ठोस सिलेंडर डिस्क से तो बनेगा, डिस्क छोटी 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 डिस्क मिली हुई है। अगर आप देखें तो जो सिलेंडर है अगर वो ठोस है तो उसके ऊपर बेसिकली है क्या, मुझे बताओ? वो छोटी छोटी डिस्कें ही तो रखी हुई हैं, और खोखला है तो रिंग रखी हुई है। रिंग एक के ऊपर एक ढेर सारी रिंग बैठा दीजिए तो क्या बन जाएगा? खोखला सिलेंडर नहीं बनेगा। और डिस्कों को एक के ऊपर एक बैठा दीजिए तो ठोस सिलेंडर बनेगा, नहीं बनेगा ऐसे। तो इसलिए ठोस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर और खोखले सिलेंडर का पढ़ो। अब देखो, कह रहा है दोनों सिरों पर खुला एक पतला खोखला सिलेंडर जिसका द्रव्यमान खोखला है,
बिना लुढ़के विवेक से फिसलता है, यानी लुढ़क नहीं रहा है, सिर्फ फिसलता है। दूसरा शर्त है बिना फिसले उसी वेग से लुढ़कता है, दोनों दशाओं में निहित गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। तो दो शब्द में लगातार 2 दिन से चर्चा में ला रहा हूं, बिना फिसले लुढ़कना, बिना लुढ़के फिसलना। बिना लुढ़के फिसलना मतलब अगर ये बेलन है तो ऐसे चला जा रहा होगा, तो जब लुढ़कने की प्रवृत्ति हो नहीं रही तो घूर्णन गति ऊर्जा आएगी नहीं, केवल एक रोटेशन, एक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। पहला आंसर तो आ गया, पहला आंसर। दूसरा आंसर देखते हैं, जब बिना फिसले लुढ़केगा, बिना फिसले, देखिए सिलेंडर है, बिना फिसले लुढ़कना है, तो इसमें दोनों होती है। जब कोई वस्तु बिना, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, तो इसमें जो टोटल एनर्जी ई होती है वो 2 हो जाती है। हाफ mv स्क्वायर तो रहेगी ही रहेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई कह रहा दोनों की तुलना कीजिए, दोनों की हाफ mv स्क्वायर रहेगा ही, और क्योंकि वो ठोस बेलन है, सॉरी खोखला बेलन है, हमारे स्क्वायर, और ओमेगा बराबर b बाई आर, ओमेगा बराबर b बाई हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर एक हो गया, और वो केवल हाफ mv स्क्वायर, सारे mv स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा क्या? नहीं आ गया, 1/2 कॉमन कर लो, नहीं आ जाएगा। ऐसे देख लो, वो आधा है, ये 1 है, तो इसका ये दुगना है कि नहीं है? हाँ, कुछ दिमाग में चल रहा हो तो ऐसे कर लो यार, mv स्क्वायर काट दो, तो ऊपर बचा 1/2, नीचे हो गया 1, तो 1/2 ही तो आएगा, आया कि नहीं? अगला सवाल, यम द्रव्यमान r त्रिज्या का एक क्षैतिज तल पर बिना फिसले भी चाल से लुढ़क रहा है। अचानक एक पहाड़ी के किनारे पहुंच करके यह ऊंचाई तक चढ़ जाता है, यह ऊंचाई तक पिंड का जड़त्व गुण क्या है, पिंड की आकृति क्या हो सकती है? पिंड की आकृति सुनना भाई, हमें नहीं पता था कौन लुढ़क रहा है, तो लुढ़कने वाला ही कोई लुढ़क रहा होगा। अब लुढ़कता कौन है? लुढ़कने जैसे खोखला गोला, खोखला बेलन, ठोस गोला, ठोस सिलेंडर, मतलब ठोस जो लुढ़कने वाला होगा वही तो लुढ़केगा। रिंग, बेलन, ठोस, खोखला, कंचा, ठोस, गेंद, यही तो सब लुढ़कते हैं, लुढ़कने वाला ही लुढ़क रहा होगा। फिलहाल ये लुढ़क रहा है, कैसे लुढ़क रहा है? बिना फिसले, बिना तो बिना फिसले लुढ़क रहा है, तो 2 एनर्जी का मालिक है ये, एक हाफ mv स्क्वायर का मालिक है और दूसरा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतनी एनर्जी लेकर हमेशा चल रहा है ये। अचानक इसके आगे पहाड़, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल, लेकिन ये वीर चढ़ जाएगा, पहुंचा यहाँ, बोला मेरे पास एनर्जी है ऐसी तैसी तुम्हारी, यहाँ चढ़ जाएगा। कितना चढ़ गया पता है? और कितना चढ़ गया है वो? 3v स्क्वायर बाई 4, 3v स्क्वायर बाई 4। तो एनर्जी इतनी लेके तो ये बंदा चला ही आ रहा है, तो इतनी एनर्जी लेके यहाँ चल के रुक जाएगा तो ये दोनों कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, गुणन भी बंद हो जाएगा, यह बंद हो जाएगा। तो आखिरकार ऊर्जा गई कहाँ? ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। यही साइंस है, और कौन सा साइंस पढ़ते हैं हम लोग? 2 की दोनों एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? सिंपली पोटेंशियल एनर्जी में। और H का मान बाबू कितना बताए गए? जमा दे यहीं पर। अभी I हमें पता करना है, I का हमें पता लगाना है, I का हमें पता लगाना है क्या है? तो ओमेगा बराबर v बाई आर होता है, ओमेगा बराबर तो v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, v स्क्वायर अपान। अब प्यार से लाएं और v को उड़ाएं, उड़ जाएंगे ना। इस वाले जी को जी से उड़ा दो, इस यम को उखाड़ के उधर ले चलो, यम को उखाड़ के 2 कामन लेके और काट दो, 2 दूनी 4 तो होता ही। तो चलो ये 1.5 यम है, ये केवल यम है, तो दिख नहीं रहेगा 3/2 यम, तो ये केवल यम, तो बचा I अपान आर स्क्वायर, I अपान बराबर आर क्या है? इसकी त्रिज्या। अगर आपको स्मॉल आर अच्छा लगता है तो कैपिटल आर भी लिख सकते हो, वो अपने अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है।
ये 1.5 एम में 1 एम जाके घट जाएगा तो कई एम बचेगा? आधा एम बचा कि नहीं? और आर उधर चला जाएगा तो आई बराबर कौन बचा? ये कौन है? जड़ता गुण बताओ तो आंसर आ गया। बोला बताओ कौन है? हो सकता है डिस्को, हो सकता है बेलन, हो सकता है डिस्को, हो सकता है आई डोंट नो। देखो दोनों आंसर दे रखे। आप हाफ एम आर स्क्वायर से ये तो नहीं बता सकते कि बेलन है कि डिस्क है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है तो दोनों हो सकते हैं। हुआ कि नहीं? कोई परेशानी है क्या? चलो अगला सवाल भी बहुत आसानी से लग रहा है कि नहीं? कोई पैनिक इसलिए क्रिएट नहीं हो रही, बस पढ़ो समझो और इम्प्लीमेंट करो तरफ से। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा था? 16 छोड़ देंगे, तुम्हें लगाना है जो टोटल एनर्जी का 20% लॉस करा देना और एमजीएच में कन्वर्ट करा देना। देखो पढ़ो, अब यही सवाल है, यही है। अब की बात डिग्री दे रखी है, 20 मीटर की लंबाई है तल की, ये बता रखा है 5 किलोग्राम का गोला चलना प्रारंभ हुआ है। घर्षण आदि के कारण 20% लॉस हो जाए तो कह रहा है कितने निम्नतम बिंदु पर गोले के वेग की गणना कीजिए। अच्छा ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया है। घर्षण आदि के कारण 20% लॉस हो जाए। 20% जब यहाँ टंगा खड़ा था, ये अगला सवाल मैं केवल वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसके पास mgst टोटल है। इस एनर्जी का 20% लॉस हो गई, इस एनर्जी का 80% बची होगी। जब ऊपर से नीचे पहुंचेगा तो इसके पास दो एनर्जी का मालिक होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का और हाफ एम वी स्क्वायर का। तो क्योंकि मुझे वी चाहिए तो ओमेगा बराबर वी बाई आर कर दे, और आई क्योंकि ठोस बोला है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो वही वी निकलना है, निकाल देंगे। आई की जगह क्या जोड़ दें? 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 आर स्क्वायर तो उड़ जाएगा, ये हम सबके कॉमन लेके उड़ जाएगा। ये हमको बताया ही है, वेलोसिटी हमसे पूछा है। थीटा की कोई जरूरत नहीं है, थीटा की कोई होना ना। अच्छा ना ऊंचाई नहीं बताया, तब थीटा की जरूरत पड़ेगी। ये लंबाई बताया है 20 मीटर, ये बताया 20 मीटर, ये बताया है। हमको तो ये चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? तो अगर ये 20 मीटर बताया और ये कोण नहीं बताएगा तब ये मुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब अगर ये h 30 है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी h आ जाएगा 10। h आएगा 10, तो h की जगह 10 रख देंगे। जी होता ही है, सब कुछ है। ये क्या बचा निकालने को? v वेलोसिटी, वही चाहिए। ये था 16 नंबर। इसके बाद एक आखिरी सवाल है 17 नंबर। बोला 16 मीटर एक लंबा लट्ठा, कितना लंबा लट्ठा है? 16 मीटर। लट्ठे का भार 15 किलोग्राम है, तो एक समान अगर कोई लट्ठा होगा तो उसका भार कहाँ काम कर रहा होगा? 15 किलोग्राम यानी 15 जी। दो क्षुरधारों पर टिका हुआ है जो आपस में 7 मीटर दूरी पर है। क्षुरधार मतलब दो ऐसे, मैं बताता हूँ क्या मतलब। ऐसे दो कीली के ऊपर टिका दो, ऐसे ऐसे, ये तो अरे दीवार में थे दो वो क्लाइम गार्ड दो, उसके ऊपर रख दो, खूंटा गाड़ दो, दीवार में वर्टिकल। बोला दो क्षुरधारों के ऊपर जो कि आपस में 7 मीटर दूरी पर है, आपस में उसके ऊपर एक बैलेंस टिका हुआ है। मतलब साफ है 3.5 दाएं 3.5 बाएं होगा कि नहीं? इसका नाम शायद सी और इसका नाम डी दिया है। दो क्षुरधारों सी और डी पर टिका हुआ है। एक 60 किलो का आदमी, क्या किलो का आदमी? 60 किलो का आदमी इस सी के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर चलना आरंभ करता है। चलते 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 डी को पार करके डी के कुछ आगे निकल जाता है। डी के कुछ आगे तो बताओ कभी लट्ठा पलटने वाला है? कभी लट्ठा आगे निकले? नेचुरल सी बात है, ऐसे टांगे रखा है आपने लट्ठे को, बिल्कुल कोई बात नहीं, खड़ा रहे। लेकिन जैसे इसको पार करके इसको पार करेगा तो ये लट्ठा उठ जाएगा। जैसे चलते चलते यहाँ आएगा तो ये लट्ठा क्या जाएगा? उठ जाएगा। मतलब बताओ कहाँ जाएगा तो पलट जाएगा? कभी यहाँ तक जाएगा पलट जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो अगर ये यहाँ पहुंचेगा इसका भार किधर को कार्य करेगा? 6 किलो का आदमी है। अब अगर ये पलटने वाला है तो ये पलटना इस बिंदु के परिता होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जब ये पलटने वाला होगा तो इसका तो रिएक्शन छोड़ देगा। ऐसे था, पलटने लगा तो इसका रिएक्शन तो छूट गया ना, तो ये फोर्स तो हो गया खत्म। तो अब इसमें देखो, अभी तक तुमको मैं संतुलन की कंडीशन पढ़ाया करता था,
अप बराबर डाउन, लेफ्ट बराबर राइट। अगर कोई वस्तु संतुलित है तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल, और दायां लगने बराबर बायां वाला। अब एक नई कहानी आ रही संतुलन की। दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर, इस चैप्टर की पहली हेडिंग है बल आघूर्ण। इस चैप्टर की पहली हेडिंग है, और बल आघूर्ण का फार्मूला था बल गुणित लंबवत दूरी। तो अब इसमें क्या है, ये यहाँ से तो कांटेक्ट इसका छूट गया, तो इसका फोर्स का काम खत्म हो गया। ये आदमी चलते चलते 60 किलो का यहाँ पहुंच गया। लट्ठा कितने किलो का है? 15। तो यही बीच में बिंदु बचा है डी। बिंदु डी के पड़ता आघूर्ण लेने पर, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट डी, बिंदु डी के पड़ता बल आघूर्ण लेने, और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित लंबवत दूरी। हमें नहीं पता है कितनी दूर निकल गया, तो दूरी को क्या मान लेंगे? तो मेरा बल कितना है यहाँ पर? 60 जी। और इस बिंदु से इसकी लंबवत दूरी कितनी है? बराबर। फिर एक बल और लगने में लगा ना, इसका वजन किधर को लग रहा होगा? ये दोनों बल आघूर्ण बराबर होने, ये लंबवत दूरी 3.5 थी। कितनी थी? 3.5। जी को जी से उड़ा दें, 15 चौको 60 कर दें। यह चाहिए तो 3.5 को 4 से डिवाइड कर दें, कैलकुलेट करके लाएं 0.87। चलो ऑब्जेक्टिव सवाल बोलो तो। 13 नंबर। एक मिनट देखने दो पहले। हमारे पास एक गोला तथा एक अत्यंत पतला पहले सबसे पहले आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल पढ़ो एक लाइन। हमारे पास एक ठोस गोला, बिल्कुल। अगला 15 एक समान द्रव्यमान समान मोटाई की 2 डिस्क। आगे 2 वृत्ताकार डिस्कें एक ही मोटाई और एक ही धातु की बनी है। अगला 8 त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क अपनी अक्ष के ओमेगा से घूम रही है। बस 22 पृथ्वी की को 8 त्रिज्या के यम द्रव्यमान का गोला मान लिया। घूर्णन अक्ष के प्रता कोणीय संवेग, और बोलो यम द्रव्यमान का एक कण जिसकी त्रिज्या 8 चाल से घूम रहा है, कोणीय संवेग जे है, अभिकेंद्र बल कितना होगा? बस 21 नंबर बता दीजिए सर। 21 पढ़ो क्या है। हाँ, जब 20 आ जाएगा तो 21 भी आ जाएगा। 20 और 21 सेम है, और दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस ने कम से कम 5 से 7 बार रिपीट किए हैं। यही सेम सवाल आप जाके देखेंगे जेईई मेंस में मिलेंगे। ये दोनों सवाल 5 से 7 अटेम्प्ट रिपीट हैं। यही सेम सवाल है, खूब रिपीट हुआ है। चलो पहले लगाते हैं। 30 मिनट में अरे बहुत लग गए ना, 15-20 मिनट के अंदर सारे सवाल। 27 मिनट। करें हमारे पास एक ठोस गोला और एक अत्यंत पतला गोली कोश है। इनके द्रव्यमान क्रमशः और व्यास जड़त्व आघूर्ण के समान है। जिनके द्रव्यमान और व्यास के प्रता जड़त्व आघूर्ण समान है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ये घन चक्कर है, यूं कहा भी। करें हमारे पास एक ठोस गोला है, हमारे पास एक ठोस और एक अत्यंत पतला गोली कोश यानी खोखला गोला। गोली कोश माने करा दोनों के व्यास यानी दोनों की त्रिज्या और दोनों का जड़त्व आघूर्ण। करें इनके द्रव्यमान और व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण समान है। इनका द्रव्यमान और व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण समान है। द्रव्यमान दोनों का सेम है, दोनों का जड़त्व आघूर्ण समान है, त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। तो पहले ठोस गोला होगा, उसके जड़त्व आघूर्ण को आई कह दें। ठोस गोले के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, द्रव्यमान को m कह दें, त्रिज्या को r1 कह दें। फिर जो खोखला गोला उसका भी जड़त्व आघूर्ण वही है, लेकिन खोखले गोले के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र मास सेम है, ऐसा प्रश्न में बताया है। उसकी त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या r2 कह दें, इसका स्क्वायर, वो त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। त्रिज्याओं का, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, अंदर अंदर गुणा अंदर अंदर कर दो कुछ ना कुछ। 1/1, 4/3 12/10, और 3 दूनी 6/10, 3 दूनी 6/10, r1 स्क्वायर अपान r2। हमें r1 अपान r2 चाहिए तो 10/6 हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर बैठेगा, वर्ग है ना यहाँ, 5/3, अंडर रूट के अंदर 5/3। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके इंतजार में। समान द्रव्यमान समान मोटाई के 2 डिस्कों के पदार्थों के घनत्व d1 d2 है। सेंटर से जाने वाली
अक्ष के प्रति उनके जड़त्वाघूर्णों का अनुपात। सुनना, समान द्रव्यमान है, समान मोटाई है, समान द्रव्यमान है, समान मोटाई है, लेकिन दोनों का घनत्व एक का d1 और एक का d2 है, उनके जड़त्वाघूर्णों का अनुपात चाहिए। सुनो, दोनों डिस्कें हैं हमारे पास, ये डिस्कों की मोटाई समान है, डिस्कों की मोटाई समान है और दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों का द्रव्यमान और मोटाई समान है, घनत्व अलग अलग है तो त्रिज्या अलग अलग होगी। घनत्व अलग हो सकता है, एक हल्के मेटल की बनी हो और द्रव्यमान, जैसे एक हल्का पदार्थ होता हो, जैसे एक एल्युमिनियम के ले लो, एक थर्माकोल की ले लो, मोटाई बराबर होगी, मोटाई बराबर हो और दोनों का द्रव्यमान सेम, एल्युमिनियम वाले का थर्माकोल वाले का मास दोनों का बराबर हो, थर्माकोल वाली इतनी बड़ी बन जाए जैसे सब लोग बैठ के खाना खा लें पूरा कोचिंग में, है ना, बड़ी नहीं बनेगी। तो बस वही रेडियस के बारे में बात करनी है। तो है तो दोनों सेम कराए, उनका जड़त्वाघूर्ण का अनुपात। तो जड़त्वाघूर्ण पहले वाली का I1 होगा, हाफ करा द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही है, और R1 स्क्वायर, क्या कहेंगे, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, प्रश्न पढ़ो, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, तो जो I2 होगी उसका भी सेम होगा, लेकिन त्रिज्या में अंतर होगा, त्रिज्या में, अब वही त्रिज्या का अनुपात मिल जाए घनत्व के अनुपात में तो मेरा आंसर आ जाए। इनका तो क्योंकि उड़ना तय है, लेकिन अब देखो इसमें कहानी है मास बराबर मास, मास बराबर मास, दोनों का सेम है, और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू, और इसका भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू मोटाई, एरिया इनटू, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर, मोटाई को कह रहा है समान मोटाई, तो मोटाई को कह दो h, मोटाई को कह दो पाई R स्क्वायर h, क्या हो गया, आयतन हो गया कि नहीं हो गया, एरिया इनटू मोटाई इनटू घनत्व को कह दें d1, फिर वॉल्यूम की जगह पर क्या कर देंगे, पाई, मोटाई समान है, मोटाई और यहाँ कर देंगे, आ गई ना, पूरी लाइन पर आ गई गाड़ी, पाई खत्म, h खत्म, R1 और R2 का रेशियो D1 और D2 के पदों में आ गया, R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर इक्वल टू D2 अपान, जाओ चेक कर लो आंसर, D2 अपान D2 अपान, सबमिट कंसेप्ट, साइंस है, साइंस को साइंस रहने दो बस, ज्यादा लो नहीं हुआ अभी, 10% आई, 15 आई होगी भी, हाँ 15 आई है अभी, तो चलेगा, 15% हुई ना अभी, आधे घंटे में सिर्फ 5% बैटरी लगातार कैमरा आने हैं। अगला सवाल, दो वृत्ताकार डिस्कें ए और बी एक ही मोटाई और एक ही धातु की बनी है, ए का व्यास बी के व्यास का दुगना है, ए से गुजरने वाली तल के लंबवत अच्छे के प्रति ए का जड़त्वाघूर्ण बी की तुलना में होगा। अबे उल्लू हो, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है बहुत। क्या, दो वृत्ताकार डिस्कें ए और बी एक ही मोटाई की हैं और एक ही धातु की, यानी डेंसिटी सेम है, मोटाई, लेकिन ए का व्यास बी के व्यास का, तो आप बनाइए ना, मोटाई समान है यानी थिकनेस सेम हो गई, धातु समान है मतलब डेंसिटी सेम हो गई, तो इन दोनों की मोटाई को h कह दिया हमने, दोनों में सेम है, मोटाई दोनों की, मोटाई को h कह दिया, थिकनेस, एक ही धातु की है तो दोनों का घनत्व तो समान है, दोनों का, लेकिन ए का व्यास बी के व्यास का, मतलब अगर इसकी त्रिज्या r है तो ए की त्रिज्या, धैर्य से काम चलाता है, कैपिटल R लिख लो अगर छोटा r अच्छा न लगता हो। आगे करे केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से गुजरने वाली तथा तल पर लंबवत यानी जेड अक्ष, एक का जड़त्वाघूर्ण बी की तुलना में होगा, यानी आई ए और आई बी का रेशियो चाहता है। हैं तो दोनों डिस्कें ही, हैं तो दोनों पदार्थ समान है तो डेंसिटी सेम होगा, मोटाई समान है यानी एच समान है, तो जो बड़ी होगी वो भारी होगी, जो बड़ी होगी वो, और उसका भारी होना या द्रव्यमान क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। मैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन पढ़ाते समय भी बता चुका हूँ, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान उतने गुना होगा। मोटाई समान है, मेटेरियल समान है, तो अगर इससे इसका क्षेत्रफल दोगुना है तो इसका द्रव्यमान इसका दुगुना होगा, अगर इसका क्षेत्रफल इससे 4 गुना है तो 4 गुना होगा। देख ही रहे इसका क्षेत्रफल इससे 4 गुना हो रहा है।
पाई आर स्क्वायर 4r²। कितने गुने के एरिया का अंतर है? 4 गुने का। तो इसका मास डंके के चोट पर 4m, इसका मास सिर्फ होगा, इसका मास 4। आई ए जाता तो 4m 4r²। अब कल्पिसवा हाफ यम की जगह 4m, इसकी त्रिज्या तो 2r है, 4r² अपान वो छुटके वाले की हाफ केवल यम और केवल r², सादा सादा यम r²। कई गुने का अंतर आता? कह रहा है एक का जड़त्वाघूर्ण b की तुलना में कितने गुना होगा? 16 गुना। कोई बड़ी कहानी आ रही है, उसी में तुमको उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? आगे करें 8 त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क 20 नंबर अपनी अक्ष के पड़ता ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही है। डिस्क का अपनी अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण आई है। डिस्क के किनारे पर एक यम द्रव्यमान का भारी कण धीरे से रख दिया जाता है। अब निकाय का नया कोणीय वेग कितना होगा? मेरे पास एक डिस्क है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 20 है। मेरे पास एक भारी डिस्क है, नजर आ रही है? भारी डिस्क है, इसका अपनी अक्ष के पड़ता कोणीय जड़त्वाघूर्ण आई है। अपने अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण आई है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही थी। तो इसका I1 जो था मेरा I था, ओमेगा 1 मेरा ओमेगा था, ठीक है। अब इस कोने पर किनारे पर एक भारी द्रव्यमान यम रख देंगे आप, तो इसका जड़त्वाघूर्ण बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी डिस्क तो अपनी जगह पर बैठी ही है और इसी घूर्णन अक्ष के पड़ता एक यम द्रव्यमान का कण और आ गया है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण I प्लस यम r²। क्यों? यस, डिस्क अभी अपनी जगह पर है और भाई साहब ये और आगे यहाँ आके बैठे हैं किनारे पर, तो जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा? I प्लस यम r²। तो I1 ओमेगा 1 ये हो गया I2, तो ओमेगा 2 मुझे चाहिए, ओमेगा 2 मुझे चाहिए। जब आंसर चेक करो, आंसर आ गया होगा I ओमेगा अपान I प्लस यम r²। हो गया होगा कोई आंसर? यही चाहिए मुझे, है क्या कोई आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। I ओमेगा अपान I प्लस, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझे? अगली बार सवाल कह रहा है हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास एक यम द्रव्यमान की रिंग है। आपकी बात डिस्क नहीं है, क्या है? रिंग है, त्रिज्या r है, रिंग का द्रव्यमान यम है और इसका घूर्णन वेग अपने सेंटर ऑफ मास के पड़ता ओमेगा है। तो I1 जो था वो यम r², यम r, तो I1 ओमेगा 1 की जगह ओमेगा। अब इज इक्वल टू, अब कह रहा दो छोटे छोटे द्रव्यमान, दो छोटे छोटे द्रव्यमान जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल यम है, ले आके व्यास के सिरों पर रख दिए गए हैं, व्यास के सिरों पर रख दिए गए। तो आपको पता है रिंग तो अभी रिंग ही है, लेकिन दो छोटू और आके जुड़ गए हैं। तो पहले वाले छोटू का नया मोमेंट प्लस यम r², इसका हो गया, और दूसरे वाले का और क्या हो गया? एक और यम r² हो गया ना। व्हाट इज द न्यू ओमेगा? व्हाट इज द पूरा नया कोणीय वेग ओमेगा डैश हो जाता है। तो कह रहे ओमेगा डैश अपान ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? इसको उतार दो इसके और आंसर चेक कर लो, आ गया है m अपान m प्लस 2m। यही आएगा? नहीं आएगा? अरे r² कॉमन लेके उड़ा दो, आंसर आ गया। अबे गधे, एक छोटा यम है, एक बड़ा यम है, एक छोटा यम है, एक बड़ा यम है। डिस्क का मास, छोटा यम, दोनों छोटू जो रखे गए उनको कैसे काट सकते हो तुम? आंसर आया कि नहीं? ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने इससे पूछ रखे हैं, इसे धाड़ जाओ लगाओ जाके। अगला सवाल, पृथ्वी को 8 त्रिज्या का यम द्रव्यमान का एक गोला मान लिया जाए, तो इसका घूर्णन अक्ष के पड़ता कोणीय संवेग, घूर्णन अक्ष के पड़ता कोणीय संवेग जे होता है J बराबर I ओमेगा, J बराबर मार देंगे तो भी लड़ जाओगे, धरती में दफन रहोगे 1000 फीट नीचे। अच्छा इसका होगा, देखो J बराबर I ओमेगा नहीं समझ आता है? पृथ्वी एक गोला है 2/5 यम r², ओमेगा बराबर 2π/t। कोणीय संवेग केवल पूछा है।
फिर बस एक बार लगाएगा बच्चे। 29। बहुत तूफानी सवाल है, देख नहीं सब 5 मिनट में सब लग गए ऑब्जेक्टिव सवाल। सर एग्जांपल जो उतने टाइम लगेगा। उतना ही समय होना चाहिए उसका, और कम समय 25 से 30 सेकंड ऑब्जेक्टिव सवाल, बस 25 से 30 सेकंड, वही तुम्हारी सफलता है। कंपटीशन देने बैठोगे तो उससे ज़्यादा समय तुम्हें मिलता नहीं है कहीं, उससे ज़्यादा समय कहीं मिलता ही नहीं है, उससे ज़्यादा समय लगा रहे तुम टोपा ही हो। यम द्रव्यमान आर त्रिज्या